अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद। आप देख रहे हैं विनस स्पोर्ट्स। विनस स्पोर्ट्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ग्रास रूट पे जो खेल खेले जाते हैं उस पर तजिया तबसरा पेश किया जाता है और उसको प्रमोट किया जाता है। शहर कराची की अगर बात करें तो इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद जो है वो क्रिकेट की मुहिम जारी है। अंडर 15, अंडर 17 के ट्रायल भी हो रहे हैं और कुछ जोनों में टूर्नामेंट का भी आगाज किया जा रहा है। और सूरत हाल जो है काफी नाजुक है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये वो टाइम नहीं था कि जहां पर अंडर 15 और अंडर 17 कराया जाए, क्योंकि स्कूल बच्चों के खुल चुके हैं और अगर ट्रायल होंगे, टीमें बनेंगी तो बच्चे जब मैच खेले जाएंगे तो शहर कराची में ग्राउंड है नहीं, हफ्ता इतवार को क्रिकेट ग्राउंड में होती नहीं है। ये बच्चे वर्किंग डे में खेलें या फिर स्कूल जाएं, इन सब बातों में नजर रखेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जोन 2 के सदर और काफी क्रिकेट पे गहरी नजर है, ऑफिशियल भी हैं और काफी क्रिकेट को देखते भी हैं और काफी अरसे से इस जोन के अंदर, इस कराची की क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। नुसरत महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम नुसरत भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। और एक और बड़ा नाम संगम स्पोर्ट्स की जान है और उनकी आन भी है और कराची के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कमेटी की चेयरमैन थे, हेड थे उनके, और तमाम जो रजिस्ट्रेशन उनकी नज़रों में हुई है और कराची की क्रिकेट में क्या हो रहा है। कोई कह रहा है कि संगम स्पोर्ट बंद हो चुका है, सब कुछ पूछेंगे इनसे। हमारे पास मौजूद है विशाल अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत भाई, आपसे शुरू करते हैं। शहर कराची में अंडर 15 और अंडर 17 ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कराची की क्रिकेट के बारे में ये कहा कि एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जोन का काम है क्रिकेट कराना और रीजन का ये काम नहीं है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि रीजन टूर्नामेंट कराएगी, तो कहीं अहबाम है या कुछ लोगों ने ऐसे अपनी तरफ से कुछ कह दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई आपका। जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों का मतलब ये कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का शायद इल्म नहीं है जी। रीजन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्लॉज 4(1) में बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि रीजन का काम है दो क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल में कराने का। वो दो क्रिकेट टूर्नामेंट से मुराद क्लब क्रिकेट है, ये टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं है। ये टैलेंट हंट प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है पूरा, ये तो ग्रास रूट लेवल का है। अच्छा। और दो टूर्नामेंट इनकी जिम्मेदारी है कि दो टूर्नामेंट हर सूरत उन्होंने साल में कराने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटके तो कोई बात नहीं कर रहा मैं आपसे। नहीं, एक प्रोग्राम में हमने एक साहब को देखा, वो कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी रीजन की नहीं है, हालांकि वो भी एक आपकी जोन के ऑफिशियल भी रह चुके हैं और इस वक्त बाज़मीर पैनल से इलेक्शन भी उनके एक पैनल ने लड़ा था। इतनी बड़ी बात, मतलब एक जगह बैठ के उन्होंने ये भी कहा कि मास्टर आइल वो भी रीजन ही का टूर्नामेंट था, उसमें अभी तक 2 मैचों की तादाद उन्होंने 300 बता दी। हालांकि अगर 239 टीमों को टूर्नामेंट किया जाए, विशाल अंसारी साहब तो काफी गहरी नजर रखते हैं, तो कितने मैच बनते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में 234 मैच हुए, कुछ 234 235। अगर 239 टीम है तो 238 मैचेस होंगे। तो वो फाइनल उसका नहीं हुआ। उससे पहले अंडर 15, अंडर 17 भी जैसे अभी शुरू हुआ, फ़ौरन बाद शुरू हुआ था इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद, उसका भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं जो होनी चाहिए थी उनकी तरफ से। अच्छा, संगम स्पोर्ट्स हमने सुना है, उन्हीं साहब का जिक्र बार बार आ रहा है, उन्हीं के ज़माने सुना है कि सिकंदर बख्श साहब ने एक निजी टीवी पे जब ये बोर्ड अंदाज से बोला कि कराची की क्रिकेट को कुछ लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक पर्सनल अटैक कर दिया कि आप अपने पहले क्लब को संभाले, संगम स्पोर्ट्स बंद हो चुका है। क्या संगम स्पोर्ट्स वाकई में बंद हो चुका है? अच्छा, देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसके ऊपर बात करना भी चाह रहा था, आपने इसको कर दिया। देखिए, संगम स्पोर्ट्स क्लब का के प्रेसिडेंट जो है वो मेरे बड़े भाई जमाल अंसारी है। हमारे 3 क्लब पिछले कोई 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 3 क्लब हमारे खेलते थे। अल हुसैनी कोल्ड्स जो बीच में कुछ अरसे के लिए ईसा जाफर क्रिकेट क्लब हो गया था, बाकी संगम स्पोर्ट्स और अल हुसैनी क्रिकेट क्लब, ये सब एक ही जगह की टीम है, एक ही ग्राउंड पे हम खेलते हैं, एक ही प्रैक्टिस सेशन होता है हमारा। इसके अंदर सिकंदर बख्श चूँकि संगम स्पोर्ट्स के प्लेयर रहे और बहुत ज़्यादा विलिंग है क्रिकेट कराने के लिए, तो इन्होंने हमारा जब ग्राउंड के ऊपर बुध बाज़ार लग गया था एक अरसे तक, तो उसको ख़त्म कराने में जमाल भाई और सिकंदर बख्श ने बड़ी मेहनत की और हम अदालत से उसका फ़ैसला लेके आए। उसके बाद सिकंदर बख्श और जमाल भाई की कोशिशों से संगम ग्राउंड अगले 10 साल के लिए हमें बाकायदा तौर पर दोबारा अलॉट हुआ, जो हमें पिछले अदवार में रहा, और उस ग्राउंड का नाम ही संगम ग्राउंड है। अच्छा। ST10 ब्लॉक 9 संगम ग्राउंड। तो उसके ऊपर ये हम क्रिकेट खेलते थे। अब हमारी इस वक्त वहाँ पे रेगुलर हर संडे को क्रिकेट होती है वहाँ पे, और हम बाकायदा तौर पे क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे क्लब को ख़राब किए, दोनों क्लब अल हुसैनी और संगम को ख़राब किया, और उसके बाद हमने उसके लिए एक बड़ा कानूनी जंग लड़ी हमने, और उसके अंदर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ।
और आखिरकार फिर हमारे दोस्तों ने हमसे कहा, आजम खान ने हमसे कहा कि आप संगम स्पोर्ट्स के लिए अपील में जाइए और 1 लाख रुपए मैं दूंगा आपको। अच्छा। तो हम लोग उसको पसंद नहीं करते थे कि हमने कहा कि जब ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे, हमें इस सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती हमें एक पे ऑर्डर दिया संगम स्पोर्ट्स के नाम का है, जो उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम का, जो हमने वहाँ जमा कराया। उसके बाद वो उन्होंने वहाँ से हम तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए हमने खर्च किए वहाँ 3। उसके ऊपर हमने पहले ये भी गए, जमील भाई भी गए, मैं भी गया, और वो हमारा क्लब दोबारा उन्होंने नहीं किया। इस पूरे सिनेरियो में हर मौके के ऊपर सिकंदर बख्त ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया, और उनको बहुत शदीद दुख है इस बात का कि संगम स्पोर्ट्स क्लब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेइंग राइट्स, इलेक्शन वोटिंग राइट नहीं दी है। तो उनकी ये कोशिशें थी, हमने अल्लाह का वो समझ के उसको कर लिया। जिसके ऊपर हमसे कहते हैं अब आप पैसे वापस करें, तो हमने कहा भाई आपने कहा था हम क्लियर कराएंगे, तो आप क्लियर करा देते, उसके पैसे आपको मिल जाते। हमने तो आपसे नहीं कहा था कि हमें। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर ये मामला हमारे साथ किसी और शक्ल में हुआ है। कराची के 40 से 45 क्लबों के प्रेसिडेंट रातों रात चेंज हुए, जिसके पीछे ना उनकी जनरल बॉडी लगी हुई है ना कुछ लगे हुए। इस तरह के मामलात के बाद ये इलेक्शन हुए और उन्होंने इलेक्शन जीत लिए। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि अब इलेक्शन किसी को इलेक्ट होने के लिए तो ज़रूरी है, उसके बाद जो मेरी नज़र में वो नहीं होने चाहिए, आपस में कंसेंसस से होना चाहिए। लेकिन अब हो गया तो ठीक है। अब क्रिकेट की बात करें, हम अगर इस लड़ाई को लड़ाई की तरह लेके चलेंगे तो हमें उम्मीद ये है कि जैसे पिछले 3 साल क्लब क्रिकेट का सत्यानाश हुआ, क्या हम इसलिए रह गए? मेरी अल हुसैनी कोच टीम ने 10,000 रुपये दिए रजिस्ट्रेशन के दिए, 5,000 रुपये दिए टूर्नामेंट के, 3 साल में हमने सिर्फ 1 मैच खेला है। क्या हम इसलिए टीम चलाते हैं? अब आप उसके बाद ये कहो कि टीम बंद हो गई, तो हाँ भाई इस हिसाब से तो टीम बंद हो गई। किसकी नाअहली से बंद हुई, किसकी वजह से बंद हुई, उसका जवाब वही लोग दें जो क्रिकेट के अंदर बैठे हुए हैं। जोन 2 में कितनी टीमें थी जो कि वोटिंग राइट से महरूम रह गई, और लास्ट टाइम वो वोटिंग राइट थे उन क्लब के पास? हमारे तकरीबन 23 क्लब्स थे हमारे जो वोटिंग राइट वाले थे। फिर इस साल जो स्क्रूटनी हुई है उसमें जो प्लेइंग राइट वाले क्लब थे वो ऐड हुए उसमें। सही। और जो वोटिंग राइट वाले क्लब थे उसमें से 7 क्लब ऐसे हैं जो वोटिंग राइट से रह गए। अच्छा। पिछले काफ़ी यानी कि सालों से वो वोटिंग राइट उनको मिला हुआ था। चार्ज क्या लगाया उन पे? उनके एक ही चार्ज था कि जी वो ग्राउंड में जो प्रैक्टिस जो था उनका जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उस पर उन्होंने एतराज़ लगाया था, जबकि वही एतराज़ जो था उसमें से 2 क्लब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किए हैं, सेम उनका भी वही एतराज़ था, मगर वो क्लब 2 क्लियर हो गए, बाकी 7 का केस लगा हुआ अभी चल रहा है। देखें इंशाल्लाह उसमें हम कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर यही चार्ज लगा के किसी क्लब को प्लेइंग राइट देता है, वोटिंग राइट नहीं देता कि आपने टूर्नामेंट नहीं खेले या ग्राउंड का मसला, तो रीजन पे कोई चार्ज नहीं कर सकता अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रूल की खिलाफ वर्जी की है, जब उन्होंने 3 साल में 6 टूर्नामेंट कराने थे, 1 टूर्नामेंट में मुकम्मल नहीं कर सके। ये चीज़ हमने जो एक नॉमिनेट जब एक प्रोसेस हुआ है सदारत का, जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का, जो हमारे कैंडिडेट थे हमने उनके नदीम उमर साहब पे ये एतराज़ लगाया था। ये सारे उसमें हमने पूरे क्लॉज थे जिसके रेफरेंस दिया था कि ये टूर्नामेंट्स नहीं कराएगा ये, मगर उसको ओवरलुक कर दिया उन्होंने, उस पर कोई एतराज़ को हमारा ना जवाब दिया ना कुछ हुआ। तो वो उसका ज़्यादातर तो वो जो प्रेसिडेंट हमारे कैंडिडेट थे हमारे शहजाद आलम साहब, वो ज़्यादा उसको बता सकते हैं आपको। तो वही एतराज़ात थे कुछ, यही सारे एतराज़ात थे आई थिंक जिसकी वजह से। अच्छा, आपके इलेक्शन हुए जोन के अंदर, आप फारूकी ग्रुप से लड़ रहे थे, दूसरा ग्रुप आपका था बाज़मीर ग्रुप, लेकिन हमने देखा वो बाज़मीर ग्रुप इलेक्शन ख़त्म होते ही जो है वो कन्वर्ट हो गया नदीम उमर ग्रुप के अंदर। हमने तस्वीर देखी और उनकी हिमायत देखी, और उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा हम नदीम उमर साहब के साथ हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमने इतने जोनों में कामयाबी हासिल की नदीम उमर ग्रुप ने। तो एक तरफ तो वो नदीम उमर ग्रुप कह रहे हैं और दूसरी तरफ बाज़मीर कह रहे हैं, तो बाज़मीर कुछ वक्त के लिए थे या फिर वो हमेशा बाज़मीर रहना चाहिए, या फिर कुछ वक्त के बाद फिर नदीम उमर ग्रुप में आ गए? देखें उसकी तो मैं आपको एक मिसाल ऐसे दूंगा कि हम भी उसी ग्रुप में थे, इलेक्शन से पहले हम पे ये एतराज़, उसी के बाद ही बाज़मीर ग्रुप बना। जी। देखें हमें तो ये पता था कि 5 जोन ये जीत रहे हैं। सही। और ये पावर में है, ताकत में है, ताकत तो इनके पास थी। बिल्कुल। तो हमने तो इक़्तिदार छोड़ के, हमने इक़्तिदार ताकतवर को छोड़ के हम तो अपोजिशन में चले गए, अपनी क्रिकेट को फोकस किया, जोन में चले गए। सही।
तो ताकतवर के साथ जो जाता है उसका ज़मीर आपको पता है वो किस ज़मीर का मालिक होता है, और जो जिसका ज़मीर होता है वो कहाँ जाता है। हम तो अपने क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं, हमने तो ताकतवर को छोड़ा, हमने तो इक़्तिदार छोड़ा, हमें तो क्या था, हम भी चले जाते इनके साथ, एक आध मैनेजरी मिल जाती, बाकी हम ये किया था। लास्ट 3 इयर्स भी हमने इनके साथ गुजारे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, हम क्रिकेट के प्रमोशन के लिए साथ थे। और इस दफ़ा हमने ये फैसला किया था, हमारे सीनियर हैं मिसाल भाई, हम सब ने कई फैसला किया, हमने अपने जोन को मजबूत करना है, अपने जोन के क्रिकेट को फोकस करना है, हमें सियासी इख्तिलाफात सब ख़त्म करना है। इन्हीं इख्तिलाफात को ख़त्म किया और हमने वो एक क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमने जोन ज्वाइन की, उनके साथ ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इलेक्ट होके आए और इंशाल्लाह हम देखें इलेक्ट होके आए ना, तो हम आपको बताएंगे कि इसको, इस जोन को हम एक मिसाली जोन बना के दिखाएंगे। सही। सिर्फ ये नहीं हुआ कि रिवायती जैसे जोन चल रहे थे चल रहे हैं, इस दफ़ा हमारा एक पूरा प्लान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रिकेट में टाइम लगाया, मैं इससे पहले भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि यार जोन को ना एक नए तरीके से चलाया जाए। अब आपको पता है डिजिटल दौर है, हर तरह की इसके ऊपर अब वो चल रहा है, इसके ऊपर यानी कि टोटल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ आपको पता है कितनी फोकस हो रही है, हम कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। तो हमने अपना सबसे पहला प्लान हमारा ये है कि अभी जो टच मी अंडर 15 ट्रॉफी होने जा रही है, तो हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम में हमारी कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम से जो हमारे को जो बच्चे मिलेंगे, हम उनको ये नहीं कि घर भेज देंगे, हमने इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक अरेंज किया। और उसके लिए हमने जब जनरल बॉडी हुई है तो हमने नदीम उमर साहब को हमने एक लेटर में लिख के दिया है कि हमें KCCA ग्राउंड 3 दिन के लिए चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और 1 दिन हमें वहाँ पे मैचेस कराने के लिए चाहिए। क्लब मैचेस भी होंगे और हमारे जो बच्चे ये प्रैक्टिस करते हैं इनको भी हम मैचेस खिलाएंगे। वो ग्रास रूट लेवल पे हमारा पहला कदम है और इसका इंशाल्लाह हम इसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट ये है कि सबसे पहले हमने बच्चे की स्किल को फोकस करना है, फिर उसकी फिटनेस के ऊपर काम करना है और उनको बिहेवियर का भी पूरा एक लेक्चर देना है कि आपका बिहेवियर एज अ स्पोर्ट्समैन क्या होना चाहिए। ये पूरा एक डेवलपमेंट होगा। इंशाल्लाह 2 साल के बाद वो बच्चा जब आपको नज़र आएगा तो एक जोन में भी एक हमारा इंशाल्लाह उसमें प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे। मगर वो बात अलग है कि हम जोन को प्लेयर्स बनाते हैं और फिर एक साहब आके उन जोनों को लड़कों को लेके चले जाते हैं। से ये चीज़ चली है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोग, हम ये प्रोग्राम लेके आए, आप भी ये प्रोग्राम करें और अपने बच्चों को तैयार करें, उनको फोकस करें, ना कि आप किसी जोन के बच्चों को उठा के जो है ना हम मेहनत करें, हम उठा के आप लेके आए। क्योंकि अभी पिछले दौर में अभी जो हमारा ये सेशन 3 साल का खत्म हुआ है, तो एक बड़ी तरीके से यार ये चीजें होती हैं, आप पता है इस क्रिकेट में आप भी फोकस कर रहे हैं, पूरा कवर कर रहे हैं, हम भी हैं। तो 2 प्लेयर ऐसे हैं हमारे जो जोन के बेहतरीन टैलेंट था और वो हम समझते थे कि ये हमारा सोहेल खान भी विकेट कीपर बड़े अच्छे थे आपके। सोहेल खान जी, ये तो हमारे सीनियर डिस्ट्रिक्ट में उसकी हर साल वो बेहतरीन परफॉर्म करता था और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसको कराची नहीं मिली। उसके बाद एक जैसे आपने बताया कि एक प्लेयर है हमारा अंडर 17 का जो दाऊद स्पोर्ट्स से खेलता था और वो अंडर 17 में रीजन में सिलेक्ट हुआ जी, और 2 टीमें बनती हैं रीजन की, उसमें से एक टीम में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था जो ब्लूज थी और वाइट्स में उसको रख दिया और उसको रिजर्व में डाल दिया 18-19वां प्लेयर बना के, उसका पूरा साल जाया किया। मतलब ये टेक्निकल तरीके से किया। फिर उसको ये कहा गया कि जी देखो क्रिकेट जा रहे हैं कि पावरफुल लोग हैं, उसने बहाना किया हमारे जो उस क्लब के प्रेसिडेंट है कि जी मेरे अब्बा ने मुझे क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है तो मैं जो हूं ना अब क्रिकेट नहीं खेल रहा। पता चला इस साल जो चैलेंजर्स कप हुआ है वो जोन 6 से खेला है, जबकि वो ऑफिशियली खेल नहीं सकता, वो रजिस्टर्ड है जोन 2 से। अच्छा, अभी भी रजिस्टर्ड है, वो दाऊद स्पोर्ट्स से रजिस्टर्ड है, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं लिया, उसने कोई ट्रांसफर नहीं ली, कुछ वो नहीं लिया। एक वायलेशन हुई है इसकी और वो लड़का चैलेंजर्स कप खेला है और अच्छा लगा। हम नहीं चाहते कि बच्चे के साथ ज्यादती हो और मे भी वो इस साल शायद कराची अंडर 19 भी खेल जाएगा, अब खेल जाएगा वो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शहर कराची के अंदर हमने पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने पहले ये देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहती है कि ट्रांसफर बंद है, रीजन कहता है कि ट्रांसफर हो सकता है, फिर रीजन ने कहा कि ट्रांसफर नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोर्टल खोला नहीं खोला, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि कई क्लब के कई मशहूर मारूफ फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 के लड़के जो है वो किसी एक क्लब से दूसरे क्लब में चले गए और ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो लड़के ट्रांसफर जरूर हो गए। इन सब पे नजर रखेंगे। यहाँ हुआ एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी खिलाड़ियों की ट्रांसफ़र की, लेकिन अब चलते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की तरफ। पाकिस्तान की टीम 15 अगस्त से वर्ल्ड कप खेलने हॉलैंड और बेल्जियम में जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है पहुंच चुकी है। और नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ है। और साथ साथ एक और टीम पाकिस्तान की 60 साल से ज़ायद उम्र की टीम भी जो है वो पहुंची हुई है, मैचेस खेल ली है वहाँ पर। पहला मैच पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड से इबरतनाक शिकस्त खाई 0 के मुकाबले में 10 गोल से, जबकि दूसरे मैच में आयरलैंड ने 11 गोल और पाकिस्तान की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। ये इबरतनाक शिकस्त की वजह क्या बनी, कौन टीम लेके गया था, क्या था मामला, इस सब चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान से बाहर ज़रूर है लेकिन इनके दिल पाकिस्तान के लिए हर वक्त धड़कता रहता है। FIH के क्वालिफाइड कोच भी हैं और पोलैंड के अंदर मौजूद रहते हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर ताहिर अली शाह। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। जी वालेकुम सलाम फरहान साहब। ताहिर भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत है, सब ठीक है? जी अल्लाह से पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर अल्लाह पाक ने बेटे की विलादत बाशहादत दी और आपको, आपकी फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ताहिर भाई, हमने ओलंपियन रशीदुल हसन साहब का बयान सुना और उन्होंने पाकिस्तान की टीम की नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात जाहिर की, और दूसरी तरफ उन्होंने ओलंपियन फ्लाइंग हाउस समीउल्लाह खान साहब के उस बयान के ऊपर काफ़ी मजम्मत की कि ऐसे मौके जब पाकिस्तान की टीम हॉलैंड जा रही है वहाँ पर खिलाड़ियों की तब्दीली, खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के बाद चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, इस तरह की बातें जो है नागजूर होना चाहिए ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने मुझे अपने वीनस स्पोर्ट्स पे मदऊ किया और पाकिस्तान हॉकी के ऊपर बात करने का मौका दिया। बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ हॉकी प्लेयर और बीइंग अ हॉकी लवर, मैं पाकिस्तान हॉकी टीम को जो इस टाइम पे हॉलैंड में मौजूद है, जो वर्ल्ड कप के सिलसिला में, मैं उनको बहसीयत प्रेसिडेंट ग्रैंड ओवरसीज पाकिस्तानी पोलैंड, मैं पाकिस्तानी हॉकी टीम को के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात है और मैं अल्लाह के हुजूर दुआ गो कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। हमारा 15 तारीख को मैच है इंग्लैंड के साथ, 17 तारीख को वेल्स के साथ है और 19 तारीख को हमारा इंडिया के साथ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान की टीम जो है वो 14 साल के बाद वर्ल्ड कप खेली, 2012 में आखिरी दफा वर्ल्ड कप खेली थी। पाकिस्तान हॉकी टीम का डेफिनेटली ये जो डाउनफॉल आया है पाकिस्तान में, जो साबका एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नालायकियों की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हम ओलंपिक से भी बाहर हुए, वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए। तो हमें जो है अभी अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम इजिप्ट में जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइड था वो हम उधर क्वालिफाई करके तो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब जो रशीदुल हसन साहब जो हमारे 1984 लॉस एंजलिस जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम है उनके एक अहम रुकन थे, और ये ओलंपियन मंजूरुल हसन साहब जो दीवारे चीन है उनके छोटे भाई, और इनकी खुद भी एकेडमी है गोजरा में, रशीदुल हसन हॉकी एकेडमी, ये हॉकी के लिए काम कर रहे हैं। एक अच्छा ये बूस्ट अप होता है टीम के लिए, आपके लेजेंड्स की तरफ से एक अच्छा बयान आना। गो के वो टीम के साथ नहीं होते लेकिन उनकी नेक ख्वाहिशात, नेक जो तज्जिए, नेक उनकी वेल विशेस जो हैं, इस तरह के लोग, जिस तरह मैं अभी देख रहा था ओलंपियन खालिद बशीर साहब ने भी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का मैसेज दिया। ये एक अच्छा साइन होता है कि आपके हीरोज आपको बैक कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे एक ऐसे नाजुक मौके पे जब आपके प्लेयरों को जरूरत होती है, बूस्टअप की जरूरत होती है, आपके लेजेंड्स की जरूरत होती है, आपके जो साबका जिन लोगों ने टाइटल जीते हैं उनकी उनकी ऐसी बातों की, ऐसी चीजों की कि वो उनको बूस्टअप करे और वो अपनी कंट्री के लिए एक अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सके। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे सिस्टम में कुछ लोगों को यूटिलाइज किया जाता है और कुछ लोग बड़े नाम होने के बाद भी इस तरह की जो चीजें हैं वो शेयर करते हैं। जिस तरह जो हमारे समीउल्लाह साहब है, नो डाउट वो अपने टाइम के बहुत बड़े प्लेयर हैं और हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनको इस टाइम पे ये वाला बयान नहीं देना चाहिए था। अगर आपके पास कोई इस तरह का प्लान था भी तो मैं नहीं समझता कि हमें ये प्लान को डिस्क्राइब करना चाहिए था पहले इस स्टेज के ऊपर के जब बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं, वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। मैं रशीदुल हसन साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस टाइम पे आप बच्चों को, जब वो बच्चे टीवी पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज में देखेंगे कि हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब हमें ये कह रहे हैं कि जी आफ्टर द वर्ल्ड कप हम अपने सीनियर प्लेयर्स को जो है वो टीम से फारिग कर रहे हैं या उनकी जगह को नए प्लेयरों को ऐड करेंगे,
ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी के थोड़ा सा असरअंदाज जरूर होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं ये भी समझता हूं कि अल्लाह ताला के हुजूर में पूरी उम्मीद हो कि पाकिस्तान कंपेरेटिवली जो पुरानी परफॉर्मेंसेस है उनसे बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने प्रोफेशनल्स लोग लेके आए हैं, जो यूरोपियन कोचेस, जो यूरोपियन एनवायरनमेंट, यूरोपियन टीमों को अच्छी तरह जो वॉच कर रहे हैं। उनके साथ एक हमारा यंग एनर्जेटिक जो अदनान जाकिर, जो पाकिस्तान का हमारा साबका हॉकी प्लेयर है, अच्छा वो भी एनर्जेटिक है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा पाकिस्तान को, और इसके लिए हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए। और पूरी पाकिस्तानी कौम, मैं दुआ करता हूँ कि, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम हमारी इस हॉकी के लिए दुआ जरूर करें, ताकि इस रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर हमारे आने वाले फ्यूचर स्टार्स निकलने हैं। इस रिजल्ट के ऊपर हमें जो है आने वाले प्लेयरों को जो है वो इंटरेस्ट पैदा होगा, स्कूल्स में बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा, यंग बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होगा, ताकि वो बड़े स्टार प्लेयर बन सके। अच्छा, साथ ही साथ पाकिस्तान के 60 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ी भी जो है वो पहुंचे हुए हैं, और पहले मैच में पाकिस्तान को 10 गोल से शिकस्त हुई नीदरलैंड से, दूसरे मैच में 11 गोल से आयरलैंड से। शाहबाज अहमद टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन सुनने में यह आया है कि जो PHF को जो टीम भेजी गई थी उनमें से सिर्फ 3 खिलाड़ी हॉलैंड पहुंचे, बाकी कहां से, अमेरिका से आए, कहां से आए लड़के? देखें, ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में फरहान भाई बोला है कि देखें, ये शहबाज अहमद सीनियर पाकिस्तान हॉकी का वो काला धब्बा है कि एजेंसीज, आई डोंट नो कि एजेंसीज, हमारी पाकिस्तान की ताकतवर एजेंसीज, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इनको इज्जत बख्शी है। हमारी सिक्योरिटी इदारे, जब आपके कंट्री का नाम, मुल्क पाकिस्तान का नाम, मुल्क पाकिस्तान का फ्लैग कोई बंदा यूज कर रहा है, और वो बंदा यूज कर रहा है शहबाज सीनियर, जो वो अपने टाइम का 94 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कप्तान था, लेकिन उसके बाद जो उसने पाकिस्तान हॉकी को डैमेज किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख अगर लिखी जाएगी तो शहबाज सीनियर का नाम जो है ना, वो जो है वो उन काली बेड़ों में लिखा जाएगा जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी को इतनी दीमक की तरह डैमेज किया और आज तक कर रहे हैं। उसकी वजह एग्जांपल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास और पाकिस्तान हॉकी जो एजेंसीज के पास इसकी सिंध बैंक की रिपोर्ट पड़ी हुई है। ये FIA की केसेस हैं इनके, तो FIA के केसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साबका अदवार के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इनका नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को लेटर लिखा, और उसी को ही फिर बाद में मामू बना के उनके साथ जो है वो ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब ने कहा था कि 5 मिनट की मार है और FIA में केस जाएंगे, ये अंदर हो जाते हैं। उनके बाकायदा तौर पे ये रिकॉर्ड में बयान मौजूद है। साहब का सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, साहब का सदर है, और ब्रिगेडियर खालिद खोकर की एक वीडियो क्लिप भी है जिन्होंने उसमें बोला, उन्होंने बोला था कि मेरे पास FIA की रिपोर्ट पड़ी हुई है, अगर मैं अभी FIA को देता हूं तो शहबाज को हथकड़ियां लगती हैं। इसका ये मतलब है कि सारा कुछ रेडी है, पता नहीं कौन बंदा इसके पीछे या इसको जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। और हॉकी में जितने भी फेक कैंप्स लगे हैं, फीमेल्स के, वुमेन्स के, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से फेक कैंप लगाए गए, जिसमें सईद खान साहब को मैनेजर कंसीडर किया गया था। जब इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में पता चला कि सईद खान साहब ने वो कैंप लगाया ही नहीं है और उनके साइन भी नहीं है, और वो पैसा निकलवाया गया, सिंध बैंक अकाउंट बना गया। फिर जब पाकिस्तान टीम ट्रैवल करती थी उस टाइम पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से डॉलर्स की शक्ल में पैसे लिए जाते थे, और प्लेयर्स को पाकिस्तानी करेंसी में पैसे दिए जाते थे, उसमें भी कट मारा जाता था। फिर शहबाज अहमद सीनियर के अपने ऊपर जो है वो करप्शन के इल्जाम हैं। इस सारी चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और मौजूदा जो सदर है मय्यदीन वानी साहब को इस चीजों का पता भी, और उन्होंने आते हुए ये लेटर भी लिखा है इदारों को कि जो इनके केसेस की तफसीलात दी जाए और इनको लुक आफ्टर किया जाए। बावजूद इनके पे उन्होंने 12 लोगों का जो है 29 लास्ट मंथ जो है वो एक ग्रुप को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी मीटिंग करवाई, और उसके सबसे बड़ा जो सेटबैक है कि पाकिस्तान का नाम यूज हुआ। और वो स्पेशली वो जो 5, 7, 8 जो लोग हैं, वो एक लाहौर की क्लब है जिसमें सिर्फ संडे मॉर्निंग को 1.5 या 1.5 घंटा गेम करते हैं, उसके बाद खाना पीना करते हैं, जस्ट फन और एंटरटेनमेंट के लिए हॉकी खेलते हैं। वो टीम को पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तान टीम का कोट पहनवा के और मुल्क से बाहर भेजना, और फिर उससे सबसे बड़ी उससे बात आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि शहबाज सीनियर इस चीज को मैनेज कर रहा है। शहबाज सीनियर पहले मैच में जिसमें हम 0-10 से हॉलैंड से आ रहे हैं, उसमें अवेलेबल ही नहीं है, उसमें पहुंचे ही नहीं है। खालिद हमीद ओलंपियन जो 1984 लॉस एंजलिस की गोल्ड मेडल टीम के रुकन थे, वो अमेरिका से आए हैं, वो भी उन्होंने भी पहला मैच मिस किया। जब वो दूसरा मैच कल आयरलैंड के खिलाफ खेले, पाकिस्तान को बेहतर खेलना चाहिए था, तो पाकिस्तान उस दिन से भी बुरा खेली है। पहले दिन 10 गोल से आ रहे हैं, अगले दिन अब 11 गोल से आ रहे हैं। और जो तीसरी टीम है जो वेल्स है,
जो कल नेदरलैंड से 1-0 से हारी है, तो अगला मैच हमारा कल उनके साथ है। तो मेरी तो वैसे मैं तो पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को, जो पाकिस्तान के इज्जत वकार के लिए बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं सिर्फ अपने इस मुल्क के पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तान के ओलंपियंस हैं, ये जो अनोखा लाडला ये जो हमने बना के इसको हम पाकिस्तान और वर्ल्ड हॉकी में पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका एहतसाब होना बहुत जरूरी है। जब इसका एहतसाब होगा, आपके पास फीमेल्स की हॉकी टीमें भी अच्छी बनना शुरू हो जाएंगी, आपके पास मेंस की टीमें भी बनना अच्छी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस इंसान ने पाकिस्तान हॉकी को मॉरली और हर तरीके से डैमेज किया है। और इसका जब तक एहतसाब नहीं होगा, जिसमें ओलंपियन राना मुजाहिद, ओलंपियन आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर, जिन लोगों ने स्पेशली ये 3 लोग पाकिस्तान हॉकी को डैमेज करने में सबसे बड़ा रोल है इनका, और शहबाज सीनियर जो अभी हॉलैंड में मौजूद है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम को जो ये बैज यूज किया गया पाकिस्तान हॉकी का, फिल फोर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट महीउद्दीन वानी साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए। और एक और नोटिस लेना चाहिए जो आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि पाकिस्तान हॉकी टीम का पाकिस्तान का कोट पहन के एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हॉलैंड में वो अपनी टीम से नहीं खेल रहा, वो दूसरी टीम से खेल रहा है। अच्छा, तो इसका भी एहतसाब होना चाहिए। कौन है बताइएगा जरा। मैं उसमें हमारे जो है मैं आपसे वो ग्रुप भी शेयर करूंगा जो लाहौर एयरपोर्ट से इनका जो डिपार्चर हुआ है, उसमें ग्रुप फोटो में हमारे जो है मसूद रहमान साहब हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान का कोट पहना हुआ है, लेकिन वो जब हॉलैंड पहुंचे हैं तो वो डेफिनेटली 60 से कम है, तो वो अलायंस इंटरनेशनल हॉकी टीम से खेल रहे हैं। अच्छा, एक वक्त था कि हमारी जो 60 साल के ज्यादा उम्र के खिलाड़ी थे, इस्लाउद्दीन हसन सरदार, कमर इब्राहिम, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो पार्टिसिपेट करते थे, हम लोग टाइटल जीत के आते थे। अब तो कोई ओलंपियन या कोई हमारे पास रहे नहीं है 60 साल से ऊपर वाले तो जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमने बाहर से लड़के या अमेरिका से आ रहे खेलने के लिए लोग। देखें, हमें किसी के ऊपर कोई एतराज नहीं है, हमें सिर्फ एतराज है कि जब पाकिस्तान का नाम डैमेज हो रहा है, तो देखें आपने प्रीवियसली पाकिस्तान का कितना ग्लोरियस टाइम है। जब आप वेटरन्स में जाते हैं, वेटरन्स में जाने के बाद आपने उस नाम को मेंटेन रखना है। जब आप मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, आप एक क्लब को लेके जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करवा रहे हैं और फिर 2 मैचेस में 21 गोल खा रहे हैं। फिर वही सबसे बड़ी बात है कि एक बंदा पाकिस्तान का कोट पहन के जा रहा है, लेकिन उधर हॉलैंड में वो नुमाइंदगी किसी और टीम की कर रहा है। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सारे, लेकिन बात जब पाकिस्तान की है, जब नेशनल गेम की है, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ नेशनल गेम, जब इस मैटर में आप आएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे इदारों को, स्पेशली उन इदारों को जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की इज्जत वकार के ऊपर 1% भी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करते। वैसे तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं करता, लेकिन ऐसे इदारे जिनकी ड्यूटीज में ये शामिल है, जिनकी स्पेशली ड्यूटी है कि इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम डिफरेंट स्टेजेस पे जाके करते हैं, उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए और उनसे पूछा जाए कि भाई अगर आप पाकिस्तान का भाई जाते जाते आखिरी सवाल है आपसे, बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम 15 अगस्त से टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, क्या मशवरा देंगे उनको, पाकिस्तान टीम को, और कहां देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम किस पोजीशन पे आ सकती है और पाकिस्तान की टीम को क्या करना चाहिए? आपको पता है इंडिया से भी मैच है, इंग्लैंड से भी मैच है, और हर मैच जो है वो एक से बढ़कर एक टीम है और हर मैच बहुत अहम है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम कंपेरेटिवली अच्छा खेलेगी। उसकी रीजन मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट में लोग आ गए हैं जो प्रॉपर इस चीज को डील कर रहे हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तीसरा, प्रो लीग जो लेग 4 हुआ है जो इंग्लैंड में, जिसमें 2 मैचेस हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, 2 मैचेस हमने इंडिया के खिलाफ खेले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपकी प्रिपरेशन इन्हीं एसी पूल में आप हैं जिसमें पहला मैच आपने इंग्लैंड से खेलना है। मैं समझता हूँ इंग्लैंड से हमने 3 मैच खेले हैं, क्योंकि एक हमने जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का भी मैच फाइनल खेला है। तो मैं समझता हूं कि हमें अब जो हमारी खामियां जो हमें हमारे पास जो लास्ट मैचेस में हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं, हम उसको कवर अप कर सकेंगे। और इंडिया वाला मैच जो है वो एक बड़ा पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बड़ा जो है वो एक डिफरेंट मैच होगा। पाकिस्तान हॉकी को बचाने के लिए अगर हमने इंडिया वाला मैच अच्छा और बड़ा दिलेरी के साथ और बड़ा अग्रेसिवली और जज्बे के साथ खेला, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हॉकी बड़ा अच्छा सरप्राइज दे सकती है। और सबसे अच्छी बात कि टीम एक यूनाइटेड है, और इस यूनाइटेड में पाकिस्तान, इस कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के स्पेशली दोनों स्टेक होल्डर, मैं नहीं बोलता कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो अपोजिशन है दोनों मिलके इनको बैक करें। जब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आता पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें, और जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली आपके पास स्पॉन्सर्स भी आएंगे, गवर्नमेंट भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगी, और स्पेशली
वो लोग जो पाकिस्तान हॉकी को डैमेज कर चुके हैं उनको थोड़ा सा पाकिस्तान हॉकी से दूर रखें। अल्लाह ताला के हजूर दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इस वर्ल्ड कप में अच्छी कामयाबी दे। और प्लेयरों के लिए मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा पॉलिटिक्स से हटके और हर चीजों से हटके अपने पाकिस्तान के लिए जान लड़ाएं, अपने पाकिस्तान के लिए जो है अपनी जान दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि जब आप मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला इसका फल आपको जरूर देगा। बहुत शुक्रिया ताहिर अली शाह साहब। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम हमारे नौजवान खिलाड़ी हॉलैंड के शहर में सरबुलंद करेंगे और पाकिस्तान की टीम एक अच्छी पोजीशन लेके वापस आएगी। यहाँ हुआ प्रोग्राम में एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वफ़े से पहले ताहिर अली शाह साहब पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में बता रहे थे और दोबारा क्रिकेट पे आ जाते हैं। नुसरत महबूब साहब, जनरल बॉडी का पहला इजलास हुआ, तमाम ऑफिशियल ने शिरकत की। आपने जैसे बताया कि आपसे कुछ वादे किए गए, KCC ग्राउंड आपको हफ्ते में महीने में दिया गया, लेकिन ये वादे तो पहले भी जमील भाई ने हमें प्रोग्राम में आके बताया था कि उन्हें पूरे साल में 2 या 3 दफ़ा ग्राउंड मिला है। और जलाल भाई ने भी बताया कि नदीम उमर साहब ने उनसे वादे किए थे 2 दफ़ा, उनको भी ग्राउंड नहीं मिला। इस दफ़ा वादा वफा होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह। और नदीम भाई ने तो बहुत, इसके अलावा भी और चीज़ें बहुत एग्री की हैं। अच्छा, एक तो ये क्रिकेट का हमारा कैंप के हवाले से उन्होंने कहा है कि हम आपको देंगे। उन्होंने कहा उनकी तो ख्वाहिश है कि हर जोन को एक दिन ग्राउंड दिया जाए। अब देखें, अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। और इसके अलावा जो हमारे जनरल बॉडी बहुत अच्छी हुई है, उसमें उन्होंने नदीम उमर साहब ने और सेक्रेटरी अली हुसैन ने बहुत अच्छी उसको कंडक्ट किया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि नदीम भाई ने ये कहा है कि जी मैं महीने में 2 दिन जो है अपना कैंप ऑफिस में बैठूंगा और सबकी शिकायत जो भी ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा एक इशू उठाया गया था कि हमारी तरफ से कि कुछ कोचेज़ जो हैं वो अंडर 15-17 बच्चों को ये प्रेशर कर रहे हैं कि जी आप जो है ना जोन छोड़, फला जोन में आ जाओ, फला जोन में आ जाओ। तो उस पर भी उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि कोई बच्चा किसी जोन से नहीं होगा। और इसके अलावा जो मेरा एक मेन फोकस था उसके ऊपर, जो मेरा पर्सनली मैंने उनसे एक क्वेश्चन ये किया था रेज कि देखें जी, अब माशाल्लाह पूरा ऑफिशियल ग्रुप एक तश्कील दे दिया गया 26 आदमियों का, KRCA का एक ग्रुप बन गया है। ये सारे इलेक्टेड लोग हैं। तो मैंने ये कहा है कि जी आप एक इलेक्टेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं ऑफिशियल्स का जो इलेक्टेड हैं। सही, हर जोन के जो इलेक्टेड लोग आए, इनका एक ऑफिशियल ग्रुप बनाए और जो भी हिदायत हमें आनी चाहिए वो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं या जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं वो हमें उसके ऊपर हिदायत दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऑफिशियल ग्रुप बने। मैंने कहा ठीक है, वो बने हुए ऑफिशियल ग्रुप आप एक नहीं 10 बना लें, मगर जो इलेक्टेड का जो ग्रुप है वो प्रॉपर एक इलेक्टेड ग्रुप होना चाहिए कि जिसमें हमें सारी हिदायत मिलेंगी। तो इलेक्टेड आए तो इलेक्टेड लोग क्रिकेट चलाएं ना, सही, उनको चलानी चाहिए क्रिकेट। ये मेरा फोकस था इसके ऊपर। अच्छा, हमने देखा जोन 3 के अंदर अंडर 15 अंडर 17 के ट्रायल के मौके पर सेक्रेटरी RCA कराची अली हुसैन साहब काफ़ी एक्टिव नज़र आए। बहुत अच्छा साइन है कि वो सेक्रेटरी खुद ग्राउंड में आ रहा है ट्रैक सूट पहन के और बच्चों के साथ है। तो ये तमाम जोनों में अगर जाएं सेक्रेटरी साहब तो फिर बड़ा अच्छा जस्टिस होगा। और बहुत अच्छा ये है कि सेक्रेटरी जो है वो खुद इन्वॉल्व हो रहा है इतने बड़े कॉज के अंदर। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने उनको सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी। मैंने कहा ये आपने बड़ा इनिशिएटिव स्टेप उठाया है और बहुत अच्छा स्टेप उठाया आपने, जो स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ये यानी कि मैं इनको अली भाई को बहुत पर्सनली भी जानता हूँ, ये बड़ा क्रिकेट लवर हैं और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और 2018 में इत्तेफाक ऐसा है, जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो उस वक्त ये सेक्रेटरी बने थे, तो उस वक्त मेरी इनसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि इस दफ़ा ये सेक्रेटरी बने और काम करें और जो देखें काम तो कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और इससे अच्छा काम करेंगे। विशाल भाई, आप रजिस्ट्रेशन कमेटी के चीफ रह चुके हैं, सारी चीज़ें आपकी नज़रों से घूमी हैं। पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ है सब आप बेहतर जानते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल RCA के ऑफिस के अंदर ही थे। क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, सब चीज़ें सही चल रही थी। तो फिर शोर किस चीज़ का है? देखिए, चीज़ें ठीक हो रही होती तो हम जोन में वापस नहीं आते। हम तो एक बड़ी पोस्ट है, मैं तो पिछले 10-12 साल से
रीजन में हूँ, KCCA में हूँ, फिर मैं जोन में वापस क्यों आता? इसलिए कि हमने ये फैसला किया कि हमारी क्लब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मैंने फिर उन सबको छोड़ के मैं यहाँ आया। चीज़ें ठीक हो रही होती तो मामला भी सब कुछ ठीक होता। इतना टीवी अखबार और इधर उधर क्यों इतनी बातें हो रही होती? मैं इसमें चंद एक बातें आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक चीज़ तो ये थी कि मेरा एक इख्तलाफ है। मेरा इख्तलाफ ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको सज़ा ना दें, तो कम अज़ कम उसकी मुअत्तली करें, उससे बास पुरस करें, उसको इस बात पे मजबूर करें कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचाए। मिसाल के तौर पे हमारे एक दोस्त को 1 लाख रुपए जोन 2 को मिला, 1 लाख रुपए, और उन्होंने वो टूर्नामेंट आज तक कंप्लीट नहीं कराया, और ऐसी टीमें उसके अंदर ली जो जोन से ताल्लुक भी नहीं रखती थी। वो पैसा जोन 2 के लिए आया था तो जोन 2 पे खर्च होता। 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख रुपए सारे जोनों को दिए अच्छा, गए। उसके बाद फिर 3 लाख रुपए दोबारा दिए गए। पहले 1 लाख रुपए दिए गए, फिर 3 लाख रुपए दोबारा दिए। लेकिन एक टूर्नामेंट की ओपनिंग तो हुई थी, नुसरतुल्लाह साहब ने बाकायदा उसको फोटो सेशन 1 लाख वाला टूर्नामेंट। अच्छा, उसके बाद फिर 3 लाख रुपए मिले, जिसको भी 1 साल तक हमारे ट्रेजरर साहब के पास वो पैसे रहे, लेकिन उसका टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ। और इसका मकसद क्या हुआ? क्लब क्रिकेट का नुकसान या क्लब क्रिकेट का फायदा? फिर वो बातें करते हैं बाज़मीर और बेज़मीर की, तो वो जो बाज़मीर और बेज़मीर है वो ये है कि अगर वो लोग राब्ते में थे जमील भाई के, और अगर हमने उस वक्त वो बिल्कुल सही थे, लेकिन अगर हमने अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए जमील भाई से मुलाकात कर ली तो उनकी मुखालफत भी नहीं की। हम इसलिए जाके मिले कि हम चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन ना हो एक ऐसी बॉडी है जो हम सबकी कंसेंसस के मुताबिक आए, और हम सिर्फ मामला बिगड़ा कहां पर आके? मुझे नहीं पता, ख्वाहिशें बिगाड़ती है मामला। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी, हमने अपनी जिंदगी के सुनहरी दिन देख लिए। हमने जिंदगी के तमाम पोस्ट, वो क्या चाह रहे थे? किसको सदर बनाना चाह रहे थे? किसको सेक्रेटरी खजांची बनाना? वो रेहान साहब खुद सदराना चाह रहे थे। अच्छा, और उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, हमें बहुत दफ़ा इस बात के लिए राज़ी किया। मेरी ख्वाहिश ये थी कि जमील भाई प्रेसिडेंट आए या नुसरत महबूब प्रेसिडेंट आए। तो जब मामला ये सेटल नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं प्रेसिडेंट आ रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं था, मुझे पता था मेरे 2-3 महीने बाकी थे, लेकिन मैंने वो इलेक्शन जिस मकसद से लड़ा वो मकसद मेरा पूरा हो गया, और हम सब जेल हो गए और हमने उसको कर लिया। अब अगर हम उनके साथ मिल गए तो हम बेज़मीर हो गए। हालांकि उनको भी हमारे साथ आके मिलना चाहिए था, उनको भी चाहिए था। देखिए, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है, ये किसी पोस्ट के लिए होता है। उसके बाद तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, फिर क्रिकेट की बात होनी चाहिए। अगर मैं अभी भी आपको बताऊं कि अगर अभी भी क्रिकेट की बात नहीं हुई और ये इसी तरह से लड़ाई में लड़ते चले गए, नुकसान किसका होगा? तो नुकसान की बात मैं जरा सा 1 मिनट बात करूंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे पास जो एविडेंस है वो अगर मैं एविडेंस लेके बैठ गया तो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। मैंने तो अभी सिर्फ 2 बातें की। घर का भेदी लंघन था, मतलब आप वही वाला मामला आपका। मैं बताऊं आपको, बुखारी साहब के वक्तों में जब मैं उनके साथ था तो ऑडिट की रिपोर्ट बाकायदा चिस्पा होती थी KCC ऑफिस के बाहर दरवाजे के ऊपर, और उसकी जब ऑडिट की रिपोर्ट होती थी कि टूर्नामेंट के अंदर इतने पैसे खर्च हुए। अगर कोई आदमी कहता था कि टूर्नामेंट में इतने पैसे कैसे खर्च हुए, तो वो जाए और पूरा टूर्नामेंट का रिकॉर्ड अंदर जाके देख ले। ये पूरा इंतजाम किया जाता था जनरल बॉडी मीटिंग से पहले, ताकि जनरल बॉडी मीटिंग में वो कोई एतराज है तो वो उठाए। ऑडिटर को अपॉइंटमेंट होता था उस जनरल बॉडी मीटिंग में, और वो ऑडिटर फिर उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जो इंटीरियर ऑडिट नहीं, KCCA का जो ऑडिट होता था, रीजन का जैसे ऑडिट होता है, वो ऑडिटर फिर उसको उन ग्राउंड्स की ऊपर वो ऑडिट किया करता था। अब तो हमने ऑडिट देखा ही नहीं है, कहाँ जाती है। अच्छा, अभी सारे जोनों में ऑडिट हुआ नहीं हुआ? नहीं, देखें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रीजन को हर साल एक जनरल बॉडी कॉल करनी चाहिए, और हर साल का जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट शाया करनी चाहिए, जो भी मेंबर्स हैं उनको देनी चाहिए। हाँ। जो पिछले अदवार में नहीं हुई है। मेरी दरख्वास्त है नदी उमर भाई से और सेक्रेटरी साहब से, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलें, साल में एक जनरल बॉडी का इजलास बुलाएं। बिल्कुल। और जो भी आपकी ऑडिट होती है वो ऑडिट आप तमाम मेंबरान को शेयर करें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, या हम जाती। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होने के बाद शेयर करना भी जरूरी होता है? जी, शेयर करना लाजमी है। कह रहे हैं कि हमने करा लिया है तो शेयर क्यों नहीं कर रहे? शेयर क्यों नहीं अप्रूवल होती है। अच्छा, उसकी अप्रूवल होती है जनरल बाद नेक्स्ट जो आपकी वो है जनरल बॉडी, उस वक्त तक नहीं हेल्ड होता जब तक उसकी अप्रूवल नहीं होगी।
वो अप्रूवल ली जाती है उसकी पूरी ऑडिट की। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि जोन का ऑडिट नहीं होता, जोन अपना पूरा रिकॉर्ड बना के रीजन को देता है और रीजन के ऑडिट फिर जो होता है उसके अंदर अगर कोई क्वारी होती है तो हम देते थे जवाब। जब हम सेक्रेटरी थे जोन के तो हम इतनी लंबी लंबी, हरमैन साहब होते थे वो इतने सख्त सवालात हमसे करते थे, हमें उसको जवाब देना मुश्किल होता था। तो हम उन प्लेटफॉर्म से चूंकि निकल के आए तो हमें ऑडिट की अहमियत का पता है। अगर ये ऑडिट प्रॉपरली हो जाए तो जो चीजें, जो राज खुलेंगे वो आपके लिए हैरतनाक होंगे। अच्छा जी, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास जो राज है मैं एविडेंस दूंगा प्रॉपर। तो ऑडिट कौन करा, किसका काम है ऑडिट कराना? अगर ये नहीं कराते, प्रेसिडेंट का काम है, नदीम उमर साहब का काम है। नदीम उमर साहब का काम है। देखिए, दो ऑडिट है, एक ऑडिट है ये और एक ऑडिट है जो पाकिस्तान क्रिकेट, एक अकाउंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जमा हो जाता है जहां वो ऑडिट होता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कहता है आपको भी ऑडिट करना है। आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, वो अभी जनरल बॉडी ने अपॉइंट कर लिया है जी। अब वो ऑडिटर जो रिपोर्ट अपनी बनाएगा वो रिपोर्ट बाकायदा केसीसी ऑफिस में चिपका होनी चाहिए, ये सर्कुलर कहलाता है। उसके बाद तमाम लोग उसको आगे पढ़े या इंडिविजुअली तमाम मेंबर जो 21, 24, 25, 26 मेंबर्स हैं उन सबको मिलना चाहिए और उसके ऊपर वो इंक्वायरी करें। और अच्छा, आखिरी 1 मिनट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर क्रिकेट को बेहतर करना है तो कौन से इकदाम लाजमी करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो ग्राउंड्स होंगे तो हम ये काम सबको मिलके करना है, सबको मिलके करना है। और जब हमारी जनरल बॉडी हुई है तो उसमें सब ने इस बात का अहद किया है कि हमने कराची की क्रिकेट को सबने मिलजुल के आगे लेके चलना है। कोई इख्तिलाफात जो कि सियासी या क्रिकेट के वो ख़त्म करने चाहिए और क्रिकेट की फ़रोग के लिए, कराची की क्रिकेट को आगे चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए सबने मिल के काम करना है। उसके लिए क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट लेवल क्रिकेट, लेकिन ग्रास रूट के साथ क्लब क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, ये होना बहुत ज़रूरी है, उस पर सबका इत्तेफाक है। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि इस साल रीजन 2 टूर्नामेंट, अभी तो 2026 ख़त्म हो रहा है, अब तक तो 2 टूर्नामेंट रीजन ने नहीं कराए, अब 27 आ रहा है, शायद उसमें 2 टूर्नामेंट वो करवा दें, क्योंकि हम पे तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है कि आपने हर साल 2 टूर्नामेंट करा रहे हैं। सेम यही कॉन्स्टिट्यूशन जो है रीजन के ऊपर भी लागू होता है। रीजन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 4(1) आप उठाकर देख लें, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2 टूर्नामेंट कराने। मैंने फिर उससे पहले भी आपसे रेज की थी। तो ये टूर्नामेंट अगर रेगुलर क्लब क्रिकेट होती रहेगी तो जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर जो बच्चा है ना, उसको इस पर मैच सेंस ही नहीं है, उसको क्रिकेट सेंस नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मैंने इनिंग कैसे बनी। ये सब चीज़ें क्लब क्रिकेट से आती हैं। वो बच्चा आते हैं अकेडमी से, आते हैं ओपन ट्रायल हो रहे हैं, वो 17 खेल जाए, 17 खेल के वो अंडर 19 में आ जाता है। इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 हुई है, आप देखें वो बहुत ही परफॉर्मेंस नहीं आई है बच्चों की, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई और हमसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है छोटे छोटे शहर दे रहे हैं। मिसाल भाई, आखिरी मिनट है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ग्राउंड का मामला ये था कि मैं उस कमेटी के, ग्राउंड कमेटी का मैं सेक्रेटरी बनाया गया था मुझे। सही। और हमने 2 मीटिंग्स की, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स रही और हमने वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद हम कोर्ट में जा रहे थे। क्या वजह थी कि उसको रोक दिया गया? बात यह है कि ग्राउंड लेने में भी सीरियस नहीं है, क्लब क्रिकेट कराने में भी सीरियस नहीं है, तो फिर क्रिकेट तो कमर्शियल क्रिकेट ऊपर जाएगी और वो चली गई ऊपर। और लोग कमर्शियल क्रिकेट करा रहे हैं, प्लेयरों को बेच रहे हैं, प्लेयरों को खरीद रहे हैं, कारोबार चल रहा है टूर्नामेंट का, लेकिन क्लब क्रिकेट नीचे से नीचे चलती चली आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा, क्लब क्रिकेट का मेयार जो है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। और जबकि वेटरन्स क्रिकेट हमारी वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है और पाकिस्तान की टीम को पहले मैच में वेल्स की टीम ने 3 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान की टीम ने 198 रन बनाए थे, जो कि 44.5 ओवर में वेल्स की टीम ने चेस किया और अपनी टीम को पहले मैच में कामयाबी हासिल की। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम दूसरे मैच में कामयाबी हासिल करेगी। हमारे साथ मौजूद है जोन 2 के सदर नुसरत महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके साथ प्रोग्राम में शिरकत होने का। और रजिस्ट्रेशन कमेटी के चीफ नुसरतुल्लाह अपना विशाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे और जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।